इस मार्केट चैप्टर में 3 हिस्से हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट्स का। तो सबसे पहले तो मार्केट का मीनिंग ही समझाया कि मार्केट का मीनिंग क्या होता है। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में अगले चैप्टर में समझाया, और फिर डिटेल समझाई कि मार्केट्स कितने तरह की होती हैं और उनके अंदर अलग अलग प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे हमें ये शुरुआत का सब पार्ट थोड़ा सा छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, मतलब ये अननेसेसरी सी बात है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले ये बताया गया है कि एक मार्केट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि मार्केट किन्हें किन्हें मिला के बनती है। तो भाई मार्केट में बायर्स होने चाहिए, सेलर्स होने चाहिए, कोई प्रोडक्ट या सर्विस या गुड्स होने चाहिए, प्राइस होना चाहिए मार्केट में जिस पर वो गुड्स बिक रहे हैं और वो प्राइस बार्गेनिंग से सेट हो जाता है, सबको मार्केट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि गुड्स की सप्लाईज कितनी हैं, डिमांड कितनी है। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर प्राइस होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पर जिस पर वो गुड्स बिक रहे होंगे। तो किसी भी मार्केट में ये एलिमेंट्स देखे जाते हैं, बायर, सेलर, प्रोडक्ट या फिर सर्विस की मार्केट, प्राइस के लिए बार्गेनिंग, मार्केट कंडीशंस की नॉलेज और कि एक पर्टिकुलर प्राइस जिस पर वो गुड्स या सर्विसेज ट्रेड हो रहे हैं। फिर बात आती है मार्केट कितने प्रकार की होती है, टाइप्स क्या होती हैं मार्केट की। तो मार्केट को हम क्लासीफाई करेंगे अब अलग अलग बेसिस पर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे पहला पैराग्राफ ही छोड़ते हुए कि इकोनॉमिक्स में जनरली जो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट है वो कई बेस पे होता है, जैसे ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पर मार्केट का क्लासिफिकेशन, टाइम के आधार पर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के आधार पर, रेगुलेशन के आधार पर, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के आधार पर, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपटीशन, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम मार्केट को करते हैं क्लासीफाई, और सबसे पहले हम मार्केट को क्लासीफाई करेंगे ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर। ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर जब हम मार्केट को क्लासीफाई करते हैं तो हम पाते हैं कि मार्केट 3 तरह से क्लासीफाई हो सकती है ज्योग्राफिकली। पहली लोकल मार्केट, दूसरी रीजनल मार्केट और तीसरी नेशनल मार्केट। लोकल मार्केट, जब हम लोकल मार्केट की बात करते हैं तो लोकल मार्केट का मतलब होता है आसपास के क्षेत्र का मार्केट। जैसे कि आपने गौर किया होगा कि किन्हीं भी जगहों पर अधिकतर जो दूध है और जो अंडे हैं वे आसपास के क्षेत्रों से ही आ जाते हैं, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की रेंज में से। इसके अलावा जो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में ईंट लगती हैं, रेत लगता है, वो आसपास की जगहों से ही आ जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति थोड़ा ही होता है कि भारत में कि वो कहेगा कि जी मैं राजस्थान के रेत से ही जो है वो बनवाऊंगा अपना घर। आसपास जो भी नदी बह रही होती है वहाँ से जो रेत होता है वो ले आते हैं। आसपास ईंट के जो भट्टे होते हैं 5, 7, 10 किलोमीटर, वहाँ से ईंटें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ उन्हें तो एक जगह से दूसरी जगह भेजने में ही बहुत ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो जाएगा, वो क्योंकि इतने भारी होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे रेत और ईंट हैं, ये आसपास से आ जाते हैं। जैसे दूध और अंडे हैं, ये भी आसपास से ही जनरली आ जाते हैं क्योंकि ये पेरिशेबल नेचर के हैं। तो ऐसी चीज़ों का मार्केट लोकल मार्केट होता है। तो इसीलिए जब बायर्स और सेलर्स लिमिटेड हों एक लोकल रीजन या एरिया में, तो ऐसे मार्केट को हम लोकल मार्केट कहते हैं। जनरली जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जल्द ख़राब हो जाने वाले, या बहुत भारी भरकम आर्टिकल्स होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट लंबे डिस्टेंस में बहुत ही अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, उनकी मार्केट लोकल मार्केट होती है। ऐसे केस में जो एक्सटेंड होता है मार्केट का वो बहुत सीमित होता है पर्टिकुलर क्षेत्र या लोकेलिटी तक। उदाहरण के तौर पर लोकली सप्लाइड सर्विसेज जो होती हैं, जैसे कि हेयर ड्रेसर या रिटेलर्स की भी, उनकी भी बहुत ही नैरो बेस होती है मार्केट की। ऐसी मार्केट्स लोकल मार्केट कहलाती है। जो दूसरी तरह की मार्केट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ज्योग्राफिकली रीजनल मार्केट। रीजनल क्षेत्र लोकल क्षेत्र से बड़ा होता है। रीजनल मार्केट में कवर करके चलते हैं वाइडर एरिया
जैसे आसपास के कुछ शहर भी या आसपास के कुछ राज्य भी या फिर 2-4 राज्य आसपास के, उन्हें हम रीजनल कहते हैं। तो जो साइज़ है रीजनल मार्केट का वो लोकल मार्केट से तो बड़ा होता है। जो नेचर ऑफ बायर है उनकी डिमांड में हालांकि थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है रीजनल मार्केट में। यदि हम रीजनल मार्केट का उदाहरण देखें तो जैसे जो कुछ ड्रेसेस होती हैं पर्टिकुलर एरिया की, जैसे ये लिखा है मेखलिया चौदार, ट्रेडिशनल असमीज़ साड़ी जो असम की वुमेन पहनती हैं, तो उस तरह की साड़ी एडजॉइनिंग एरियाज़ में ही मिलेगी जो आसाम है, आसाम के अंदर या आसाम के आसपास के क्षेत्र में। आपको वहाँ जो है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वहाँ के ट्रेडिशन से संबंधित है, इसीलिए केवल वहीं तक सीमित है। फिर बात आती है नेशनल मार्केट्स की। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि जब डिमांड किसी कमोडिटी या सर्विस की सीमित होती है नेशनल बाउंड्रीज तक, जैसे कि भारत में जिन चीज़ों की मार्केट है, जो चीज़ें भारत में बिकती हैं और वो जनरली भारत में ही बिकती हैं और आसपास कहीं बिकती नहीं हैं दूसरे देशों में, उन्हें नेशनल मार्केट कहते हैं। जो गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसी है वो भी कई बार रिस्ट्रिक्ट कर देती है किसी कमोडिटी को कि इसे हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये केवल भारत की अंदर ही बिकेगी। यदि हम नेशनल मार्केट का एक उदाहरण लें तो जो हिंदी की किताबें हैं उनकी नेशनल मार्केट होती है, पूरे भारत में कहीं भी बिक सकती हैं, और क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो विदेशों में तो ज़्यादा चलती नहीं, तो इसीलिए उसकी किताबें बाहर बिकेंगी भी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी की किताबों की मार्केट नेशनल मार्केट है। तो यदि हम एक देश तक सीमित रखें तो लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, ये 3 तरह की मार्केट हैं। इसके अलावा लेकिन जो देश के बाहर भी फैली हुई मार्केट्स हैं उन्हें हम इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं, क्योंकि वे गुड्स, वे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक से सही होते हैं। जैसे कि हम गोल्ड की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, बाकी जितने भी महंगे आइटम्स हैं जो मेटल वगैरह हैं जो हर जगह एक से ही हैं, उन्हें हम कहते हैं कि उनकी मार्केट इंटरनेशनल मार्केट है। कमोडिटी की इंटरनेशनल मार्केट होती है जब वो इंटरनेशनली ट्रेड हो सकता है। जो हाई वैल्यू और स्मॉल बल्क कमोडिटी होती हैं वे इंटरनेशनली ट्रेड हो जाती हैं, जैसे गोल्ड है, जैसे सिल्वर है, ये सब इंटरनेशनल मार्केट वाले प्रोडक्ट हैं। तो ये जो पहला क्लासिफिकेशन था ये तो ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर किया गया। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया समय के आधार पर। समय के आधार पर मार्केट हो सकती है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट और वेरी लॉन्ग और सेक्युलर पीरियड मार्केट। यहाँ पर जब हम समय की बात करते हैं तो इसमें सप्लाई बढ़ाई जा सकती है कि नहीं उतने समय में, उसके अनुसार हम शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग में क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जब हम समय के आधार पर देखते हैं, और अच्छा समय के आधार पर मार्केट्स का क्लासिफिकेशन किया किसने? एल्फ्रेड मार्शल ने। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है कि टाइम के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया मार्केट्स का वो किया किसने? वो किया एल्फ्रेड मार्शल ने। और समय के आधार पर उन्होंने मार्केट को क्लासिफाई किया कि वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट होते हैं कुछ चीज़ों की। जनरली जो चीज़ें नेचुरली ही बढ़ती हैं, घटती हैं, जैसे वेजिटेबल, फ्लावर, फिश, एग, फ्रूट, मिल्क, इनका अपना एक समय होता है डेवलप होने के लिए। हम अपनी मर्जी से इन्हें तुरंत बढ़ा, तुरंत घटा नहीं सकते। तो जो मार्केट पीरियड है बहुत ऐसी चीज़ों का जो बहुत शॉर्ट है, और बहुत शॉर्ट का मतलब इनकी सप्लाई फिक्स्ड है, इनकी सप्लाई आप तुरंत में बढ़ा घटा नहीं सकते। तो ऐसे केस में उन चीज़ों की मार्केट शॉर्ट पीरियड मार्केट कहलाती है जिनकी सप्लाई आप तुरंत बढ़ा घटा नहीं सकते। सब्जियों की, फूल की, फ़िश की, एग की, फ्रूट्स की, मिल्क की, ये पेरिशेबल होते हैं और बहुत कम समय में, जैसे 1 दिन 2 दिन में, तो आप इन्हें तुरंत सप्लाई को बढ़ा घटा नहीं सकते इस कैटेगरी में, क्योंकि इनकी सप्लाई फिक्स्ड है। इसीलिए हम वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस डिमांड पे डिपेंडेंट रखते हुए इनकी डिसाइड करते हैं। तभी तो सब्जियों के दाम रोज़ घटते बढ़ते हैं। इंक्रीज इन डिमांड तुरंत प्राइस बढ़ा देती है और डिक्रीज इन डिमांड तुरंत प्राइस घटा देती है। जो टमाटर 20 रुपये किलो बिक रहा है, पता चला बारिश हुई
वो तुरंत पता चला 25 रुपये किलो हो जाएगा एकदम ही अगले दिन। फिर शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड वो समय है जो थोड़ा सा लंबा है वेरी शॉर्ट के मुकाबले। इस समय में हम सप्लाई ऑफ आउटपुट को बढ़ा सकते हैं थोड़े वेरिएबल फैक्टर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करके। जैसे फैक्ट्रियाँ माल बना रहे हैं 10,000 यूनिट, अब ऐसे केस में कहीं से 12,000 यूनिट का एकदम से ऑर्डर आया तो ज़्यादा रॉ मटेरियल ला के तुरंत मशीन 10 की जगह 12 घंटे चला के ज़्यादा माल बना लिया। तो शॉर्ट पीरियड मार्केट थोड़ा सा लंबा समय होता है वेरी शॉर्ट से। इस पीरियड में हम सप्लाई आउटपुट की बढ़ा सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स में इंक्रीज करके गिवन फिक्स्ड फैक्टर्स और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। क्योंकि सप्लाई मॉडरेटली एडजस्ट हो सकती है, तो जो चेंजेस होते हैं शॉर्ट पीरियड में डिमांड चेंज होने की वजह से वो थोड़े से कम होते हैं मार्केट पीरियड में। फिर बात आती है लॉन्ग पीरियड मार्केट। यहाँ थोड़ा सा हमारे पास लंबा समय होता है। हम प्रोडक्शन के लिए स्केल चेंज कर सकते हैं, जैसे नई मशीन ही ला सकते हैं। पता चला नई मशीन ले आए, इतना समय है हमारे पास, नई फैक्ट्री डाल ली। तो लॉन्ग पीरियड या उतना समय जिसमें हम अपने फिक्स्ड फैक्टर को भी वेरिएबल कर सकते हैं, यानी कि सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं वहाँ हमारे लिए। फैक्ट्री भी 1 से 2 हो गई, मशीन भी 2 से 4 हो गई। yes, और सप्लाई फिर हम बढ़ा ही सकते हैं। इसे हम बोलते हैं स्केल चेंज करना। यहाँ मात्र वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज करके सप्लाई नहीं बढ़ा रहे, यहाँ तो स्केल ही चेंज कर रहे हैं। एज सच सप्लाई को हम फुली एडजस्ट कर सकते हैं डिमांड के अनुसार। ये जो इंटरेक्शन होता है लॉन्ग रन सप्लाई में और डिमांड डिटर्मिनेंट्स में, इसे ही लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस इससे ही डिसाइड होता है। ऐसी मार्केट को हम लॉन्ग पीरियड मार्केट कहते हैं। और वेरी लॉन्ग पीरियड या सेक्युलर पीरियड तो इतना लंबा समय है जिसमें सेकुलर मूवमेंट्स रिकॉर्डेड होते हैं। जैसे कि पता चला लोगों का जो है वो काम करने का तरीका ही बदल गया, कोई टेक्नोलॉजी ही बदल गई। ये बहुत ही लंबा समय होता है, जैसे 10-10, 12-12 साल। देश की नेट पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, ऐसा कोई चेंज आ गया जिनसे कैपिटल सप्लाई चेंज होगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मनमोहन सिंह ने LPG लेके आ गए थे बहुत लंबे समय में, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। okay, ऐसी कोई चीज़ अब उपलब्ध होने लगी है जो पहले उपलब्ध ही नहीं होती थी। ऐसा रॉ मटेरियल निकलने लगा है लंबे समय के दौरान। खोज से रॉ मटेरियल में इतना परिवर्तन कर दिया कि अब ऐसा प्रोडक्शन हो सकता है जो पहले पॉसिबल ही नहीं था। जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं आ गए थे जिनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। yes, उतना टाइम पीरियड कहलाता है वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड और सेक्युलर पीरियड। तो जब हम मार्केट की क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा मार्केट का क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकली, फिर हमने देखा टाइम के आधार पर, और अब देख रहे हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के आधार पर। ये जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के आधार पर इन्होंने मार्केट का क्लासिफिकेशन किया है उसे बहुत ध्यान से सुनना। एक तो होते हैं स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन जिन्हें हम कैश मार्केट कहते हैं, तो ये स्पॉट मार्केट में होते हैं। और एक मार्केट होती है फ्यूचर मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। फर्क क्या है दोनों में, ध्यान से सुनना। जैसे कि सपोज आपको गोल्ड खरीदना है तो आप सुनार की दुकान पर गए, उसे पैसे दिए, गोल्ड खरीद लिया, आपके पास फिजिकली हाथों में गोल्ड आ गया। तो इस तरह से जब आपने एक ट्रांजैक्शन किया फिजिकली गुड्स का, तो ऐसी मार्केट्स को हम स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट कहते हैं। हालांकि कभी कभी आप जो चीज़ खरीद रहे हो उसको आप डिलीवरी नहीं ले रहे, केवल कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कर रहे हो, वहाँ फिजिकली गुड्स का आदान प्रदान नहीं होगा। और एक निश्चित समय बाद वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर भी हो जाएगा। ऐसी मार्केट को हम फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। जैसे हमारे देश में MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज या NCDEX पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपको गोल्ड खरीदना है तो आपने गोल्ड खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया केवल MCX पर जाकर, और वो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब 3 महीने बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, जिसमें यदि गोल्ड के रेट बढ़ गए तो आपको
कम पे परचेज था, ज़्यादा पे सेल मान ली जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट रद्द होकर आपको एक पैसा मिल जाएगा प्रॉफिट का। और यदि प्राइस घट गए तो ऐसे केस में आपने जो पैसा जमा कर रखा था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसी में से आपके पैसे काट लिए जाएंगे और बैलेंस आपको दे दिया जाएगा, जिसे हम आपका लॉस कहेंगे। तो वहाँ केवल और केवल आपका प्रॉफिट या लॉस का एडजस्टमेंट होता है, गुड्स की डिलीवरी आपके हाथों में नहीं होती। ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट ट्रांजैक्शन कहते हैं, और ऐसी मार्केट को फ्यूचर फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। तो एक हुई स्पॉट या कैश मार्केट, एक हुई फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट। Yes. समझ में आ गई? तो लिखा है स्पॉट और कैश मार्केट। स्पॉट ट्रांजैक्शन या स्पॉट मार्केट का मतलब उन मार्केट से है जहां गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं मनी पेबल के बदले इमीडिएटली या कुछ समय बाद। उदाहरण के तौर पर जैसे ग्रेन्स मंडी में बिकती हैं करंट प्राइस पर, कैश पेबल होता है इमीडिएटली, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं स्पॉट मार्केट। हालांकि फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट की बात करें तो इस मार्केट में ट्रांजैक्शंस में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें केवल प्रॉमिस टू पे एंड प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स होता है एक फ्यूचर डेट पर। उदाहरण के तौर पर फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर रेट से बैंक में करते हैं। ऐसी मार्केट्स को हम फ्यूचर मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। उसके बाद बात आती है रेगुलेशन या कंट्रोल के आधार पर मार्केट को दो हिस्सों में बांटा गया है। ऐसी मार्केट जो नियम कानून के अनुसार चलती है, जिनके अपने खुद के रूल्स हैं, सारी उसमें सेलर्स बायर्स उन रूल को ही फॉलो कर चलते हैं, उन्हें बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। परंतु जहां ऐसा कोई नियम कानून नहीं होता है उन्हें बोलते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट। गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई खास नियम नहीं बना रखे होते हैं। रेगुलेटेड मार्केट की बात करें तो इस मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस हैं वे स्टैट्यूटरीली रेगुलेटेड होते हैं, यानी कि उनका लॉ होता है बाकायदा। ऐसे लॉज इसलिए बनाए गए होते हैं ताकि वहाँ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना अपना सके। ऐसे मार्केट को एस्टैब्लिश किया जाता है कुछ विशेष प्रोडक्ट्स या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे भारत में स्टॉक एक्सचेंजेस के अपने नियम हैं कि भाई सुबह 9:15 बजे खुलना है, शाम को जो है 3:30 बजे तक बंद हो जाना Yes. है, सैटरडे संडे छुट्टी होनी है। प्राइस एक लिमिट से ऊपर यदि चला गया तो ऐसे केस में उस प्रोडक्ट में ट्रेड ही बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। ऐसे ऐसे नियम है, तो इसीलिए वो रेगुलेटेड मार्केट है। पर दूध बेचना, सब्जी बेचना, ट्यूशन्स पढ़ाना, इनके लिए कोई ख़ास नियम कानून नहीं है, इसीलिए हम इन्हें फ्री मार्केट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शंस करते समय नियम कानून नहीं अपनाए जाते। अनरेगुलेटेड मार्केट कहलाते हैं। फिर बात आती है वॉल्यूम के आधार पर। वॉल्यूम के आधार पर मार्केट या तो होती है होलसेल मार्केट या तो रिटेल मार्केट। जहाँ पर बल्क में गुड्स बिकते हैं उन्हें बोलते हैं होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर कमोडिटीज़ खरीदी बेची जाती हैं भारी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटीज़ में। ट्रांजैक्शंस यहाँ ट्रेडर्स के बीच में होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि जो खरीद रहा है वो भी यूज़ करने के लिए नहीं, आगे बेचने के लिए खरीद रहा है। तो ऐसे केस में उन्हें मार्केट को हम होलसेल मार्केट कहते हैं। हालांकि रिटेल मार्केट की यदि बात करें तो जहाँ कमोडिटी छोटी मात्रा में भी बेची जाती हैं उन्हें रिटेल मार्केट कहते हैं, जैसे मोहल्ले पड़ोस की दुकानें। ये अल्टीमेट कंज्यूमर को गुड्स बेचने की दुकानें होती हैं। इसे B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट भी हम कहते हैं। तो हमने देखा कि मार्केट को हम जोग्राफिकली भी क्लासीफाई कर सकते हैं, टाइम के आधार पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम नेचर ऑफ बिजनेस के आधार पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं, रेगुलेशन के आधार पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम उसे वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के आधार पर हमने देखा, और कंपटीशन के आधार पर भी मार्केट को क्लासीफाई कर सकते हैं। कंपटीशन के आधार पर जब मार्केट को क्लासीफाई करते हैं तो हम उसे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है उसके आधार पर क्लासीफाई करते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, बाकायदा पूरा चैप्टर समझा रखा है इसके ऊपर, तो इसीलिए इसे यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया, लिख दिया वी शैल स्टडी दीज मार्केट इन ग्रेटर डिटेल इन फॉलोइंग पैराग्राफ। उसके अलावा बाकायदा पूरा चैप्टर है। अच्छा, यहाँ पर तो बस एक उसकी समरी दे दी है कि मार्केट होती है परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली और ओलिगोपोली। लेकिन उसकी डिटेल बाकायदा क्योंकि अगले से अगले चैप्टर में है, इसीलिए इसे हम फिलहाल यहाँ से स्किप करके आगे बढ़ेंगे।
उसके आगे अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये वाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से न्यूमेरिकल्स आने की थोड़ी सी संभावना रहती है। बहुत ही आसान बात है हालांकि। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कुल मिलाकर कितने पैसे की सेल हुई, कुल मिलाकर कितना पैसा आया। तो बहुत ही साधारण सी बात है, यदि एक फर्म 100 यूनिट बेचती है और एक यूनिट 10 रुपये की बेच रही है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितना पैसा आया। तो हम देखते हैं 100 × 10 यानी कि 1000 रुपये उसके पास आए, और यही तो टोटल रेवेन्यू फर्म की कहलाती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है या टोटल एक्सपेंडिचर किया गया है परचेजर के द्वारा, वो पैसा है जो कि कुछ यूनिट सेल कर सेलर ने कमाया। इसीलिए यदि हमें टोटल रेवेन्यू को मैथमेटिकली दर्शाना हो तो हम कह सकते हैं कि कितने का एक गुड्स और कितनी मात्रा बिकी। तो इसीलिए टोटल रेवेन्यू का सिंपल फार्मूला हो गया प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो जहाँ टी आर टोटल रेवेन्यू है, पी प्राइस ऑफ कमोडिटी है, क्यू क्वांटिटी सोल्ड है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया। यदि प्राइस 30 रुपये है और क्वांटिटी 40 रुपये है तो टोटल रेवेन्यू हो गया 30 × 40 यानी कि 1200 रुपये। यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ पर इन्होंने दो डायग्राम जो है वो बना रखे हैं। तो इन्होंने कहा फिगर ए में तो हमने देखा कि टोटल रेवेन्यू कैसे निकलती है, प्राइस 30 रुपये है, क्वांटिटी 40 रुपये है। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी जब हम करते हैं तो टोटल रेवेन्यू निकल जाती है। और जो बी डायग्राम है, यहाँ पे पैनल बी जो शो किया गया है, वो टोटल रेवेन्यू का कर्व शो करता है। जब एक कंपेटिटिव मार्केट है जहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है, तो हम टोटल रेवेन्यू के कर्व को स्टडी कर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू का कर्व लीनियर बताया गया है। लीनियर का मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन में चले, जो कि ओरिजिन से शुरू होगा। ओरिजिन से तो इसलिए शुरू होगा क्योंकि यदि जीरो प्राइस पर हम देखें तो जीरो ही क्वांटिटी सोल्ड होती है। तो 0 × 0 तो 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ जाएगी फिक्स्ड प्राइस के साथ, तो जो क्वांटिटी है वो एक फिक्स्ड अमाउंट से मल्टीप्लाई होकर चल रही है, जो कि प्राइस है। इस वजह से जो टोटल रेवेन्यू का कर्व है वो एक लीनियर कर्व होगा। जैसे कि 10 रुपये की कोई चीज़ है, एक बेची तो 10 आए, 2 बेची तो 20 आए, 3 बेची तो 30 आए, 4 बेची तो 40 आए, 5 बेची तो 50 आए। तो यानी कि जितना एक एक यूनिट का गैप आता जा रहा है एक्स एक्सिस पर, 10-10 यूनिट का गैप आता जा रहा है वाई एक्सिस पर। तो ऐसे केस में ऑटोमेटिकली जो कर्व बनेगा वो एक लीनियर कर्व बनेगा, उसमें कोई कहीं पर घुमाव या फिर गिरावट वो नहीं आएगी, गोलाई। तो ऐसे केस में जो ए है वो टोटल रेवेन्यू को शो कर रहा है, बी जो है टोटल रेवेन्यू कर्व को शो कर रहा है। दूसरा पॉइंट है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज का तो मतलब ही होता है जब हम टोटल को आउटपुट से डिवाइड करके देखते हैं। तो इसलिए AR = TR/Q फॉर्मूला बन गया। एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू अर्नड पर यूनिट ऑफ आउटपुट ही तो है कि हर यूनिट बेचकर नेट कितना आपने कमाया। कुछ भी नहीं देखा जाए तो ये प्राइस पर यूनिट ही है। एवरेज जनरली प्राइस पर यूनिट के बराबर ही आता है। इसी वजह से एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है उसे हम कहते हैं कि ये डिमांड कर्व है। आप एक बात पर गौर करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एवरेज रेवेन्यू बराबर प्राइस होता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में AR = P होता है। क्यों? क्योंकि देखो AR हुआ TR/Q और TR क्या होता है? P × Q। तो इसीलिए AR हुआ P × Q/Q। Q से Q कट गया तो AR बराबर क्या आया? P। क्योंकि जितनी यूनिट बिकी नेट एक कितने की बिकी, कहने लगे जी जितना एक का प्राइस है उतने की बिकी। तो इसीलिए AR =
पी होता है। फिर बात आती है मार्जिनल रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्जिनल शब्द का मतलब होता है अगले एक आउटपुट में आने वाले चेंज के कारण कितनी रेवेन्यू चेंज हुई, कहलाती है मार्जिनल रेवेन्यू। दोबारा ध्यान से सुनेंगे, अगले एक आउटपुट में यानी कि सेल यूनिट में आने वाले चेंज के कारण रेवेन्यू में कितना चेंज आया कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब आपने एक और एडिशनल यूनिट सेल करी तो कितना चेंज आया टोटल रेवेन्यू में, वही कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। Yes. Marginal revenue is the change in total revenue resulting from the sale of additional unit of commodity। इसीलिए यदि सेलर 100 यूनिट बेचकर कमा रहा था 1000 रुपये और 101 यूनिट बेचकर उसके पास आ रहे थे 1200 रुपये, तो इस 101वीं यूनिट के कारण इसने 200 रुपये फालतू कमाए और ये 200 रुपये ही मार्जिनल रेवेन्यू कहलाया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू है, जो कि एडिशनल सेल के एक यूनिट आउटपुट के कारण उत्पन्न हुआ। इसीलिए मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले बनते हैं। देखो, यदि आपको जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है एक 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 एडिशनल करके, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा 100 यूनिट पर 1000 रुपये, 101 पर 1200, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। मार्जिनल रेवेन्यू एट मार्जिनल रेवेन्यू एट 101 माइनस मार्जिनल रेवेन्यू एट 100, तो उससे आपको 101वीं यूनिट के कारण कितना एडिशनल पैसा मिला वो निकल जाएगा। तो इसीलिए MR एट N इज इक्वल्स टू TR एट N माइनस TR एट N-1। पर कई बार आपको जो डाटा है ना वो थोड़ा सा अलग देते हैं। जैसे कि ये कह दिया, सपोज मान लो ये कह दिया कि आपका जो यहाँ पे तो लिख दिया क्वांटिटी और यहाँ पर लिख दिया टोटल रेवेन्यू। ये कह दिया कि जब क्वांटिटी 100 बिक रही थी तो टोटल रेवेन्यू बिक आ रहा था 10,000, और जब आपकी टोटल बिक रही थी 110 तो टोटल रेवेन्यू आया आपका सपोज 12,000। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि देखो टोटल रेवेन्यू में फर्क आया 2000 का, लेकिन ये 2000 का फर्क किसी एक यूनिट से थोड़ा ही आया, ये 2000 का फर्क तो 10 यूनिट बढ़ जाने के कारण से आया। तो अब यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू आया वो आया कितना, मार्जिनल रेवेन्यू आया 200। Yes. तो यानी कि फॉर्मूला क्या बना, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला बना कि कितना चेंज आ गया टोटल रेवेन्यू में कितने आउटपुट के चेंज के कारण। यदि एक 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 होता हमारे पास तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो डेफिनेशन से मैच हो रहा है अगले एक के कारण आने वाली रेवेन्यू। लेकिन यदि चेंज ही एक से ज़्यादा है तो फिर हम वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर हमें ये फार्मूला अपनाना पड़ेगा, डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। जैसे कि हमने यहाँ पे अपनाया 12,000 माइनस 10,000, 2000 डिवाइडेड बाय 110 माइनस 100 यानी कि 10, जिससे ये पता चला कि अगली 10 यूनिट के कारण 2000 रेवेन्यू बढ़ी। तो ऑन एन एवरेज यानी कि हर एक के कारण 200 रेवेन्यू बढ़ी। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला यहाँ होगा डेल्टा TR बाय डेल्टा Q। उसके बाद ये सारी कैलकुलेशंस हम इस टेबल से करके आसानी से देख सकते हैं।
जो यहाँ डाटा दिया है टोटल रेवेन्यू का, उससे एवरेज रेवेन्यू निकाल के देखेंगे। और मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू जैसे पहले की कितनी आई 10, क्योंकि 0 पे 0 थी और पहली यूनिट बिकते ही 10 रुपये आ गए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक और थोड़ा सा जो है बात समझने वाला है, जो याद रखनी है। यहाँ पे लिखा है जो टोटल रेवेन्यू होती है वो मार्जिनल रेवेन्यू का समीशन होती है। जो टोटल रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू का समीशन है। अच्छा, है भी असली में देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का समीशन, हम ये कह सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू को जोड़कर ही टोटल रेवेन्यू बनती है। जैसे कि हमने देखा कि पहली यूनिट बिककर 10 रुपये आए तो टोटल कितना हो गया 10। दूसरी यूनिट बिककर 8 रुपये आए तो टोटल कितना हो गया 18। तीसरी यूनिट बिककर 6 रुपये आए, टोटल हो गया 24। और चौथी यूनिट बिककर 4 आए तो टोटल हो गया 28। पांचवी यूनिट बिककर 2 आए, टोटल हो गया 30। तो हम कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू का समीशन ही टोटल रेवेन्यू होता है। या इस एंगल से भी देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू एट 2 माइनस टोटल रेवेन्यू एट 1 इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू एट 2, जो हमने फार्मूला पीछे देखा था। तो क्योंकि कैलकुलेशन वैसे ही होनी है, इसीलिए यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात इन्होंने बताई जो याद रखनी है, और वो है कि यदि टीआर है टोटल रेवेन्यू और क्यू है आउटपुट, तो ऐसे केस में हम मार्जिनल रेवेन्यू को ये कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू का चेंज का रेट है, और जो चेंज का रेट है वो डिफरेंशिएशन से शो हो सकता है। इसीलिए यदि मैं देखूं कि टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आ रहा है पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो उसे ही मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो इस वजह से MR इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो MR इक्वल्स टू DTR बाय DQ। और याद रखने वाली बात यह है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कि जो रेट ऑफ चेंज है टोटल रेवेन्यू का क्वांटिटी के मुकाबले, ये एक्चुअली स्लोप को ही तो शो कर रहा है टोटल रेवेन्यू कर्व के, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ही स्लोप होता है। तो जो याद रखने वाली बात है वो है कि मार्जिनल रेवेन्यू बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी या आउटपुट या सेल्स। तो यहाँ पे इन्होंने समझाना शुरू किया, जो डायग्राम्स हैं उन्होंने लिखा, जब डिमांड कर्व किसी फर्म का एक नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, तो इसका मतलब एक वेल डिफाइंड रिलेशनशिप है वहाँ एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू में। यहाँ नीचे हम अभी एक डायग्राम देखेंगे, उस फॉलोइंग डायग्राम में टोटल रेवेन्यू का, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों कर्व को शो किया गया है। जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो पैनल बी में शो किया गया है, अभी देखेंगे उसे। वो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड कर्व है जो डिपिक्ट कर रहा है कि भैया इन्वर्स रिलेशनशिप होती है प्राइस और क्वांटिटी में, और लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही कहता है। और हमने अभी ऊपर भी तो पढ़ा था कि जो AR कर्व होता है वो डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि एक्चुअली AR बराबर P होता है, और प्राइस क्वांटिटी का जो कर्व है वो तो डिमांड कर्व ही है। जो MR कर्व है वो लाई करता है AR के नीचे, जो इस बात को शो करता है कि मार्जिनल रेवेन्यू घटती है बड़ी तेजी से एवरेज रेवेन्यू के मुकाबले। ये फिर लाइन याद रखने वाली है। टोटल रेवेन्यू तो बढ़ती है जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होती है, और डिक्लाइन होती चली जाती है जब मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमने ऊपर ही तो पढ़ा कि टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का समीशन है। तो शुरुआत में उसमें कुछ चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं, फिर मार्जिनल रेवेन्यू जब जीरो हो जाती है तो जुड़ना बंद हो जाता है, और मार्जिनल रेवेन्यू जब निगेटिव हो जाती है तो टोटल रेवेन्यू घटनी शुरू हो जाती है। टोटल रेवेन्यू कर्व इनिशियली
तो इंक्रीज होता है, हालांकि उसका जो रेट है वो डिमिनिशिंग होता है। इसी वजह से टोटल रेवेन्यू एक लेवल पर जाकर मैक्सिमम हो जाता है। ये वो पॉइंट होता है जहां मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो चुकी होती है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू कर्व भी गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। अब ये सारी बातें जो यहाँ पे बताई गई हैं वो यहाँ इन डायग्राम से देखकर हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने इस डायग्राम को देखा, थोड़ा सा इसे और जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इस डायग्राम को देखा तो पाया कि देखो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू ना फर्स्ट यूनिट से शुरू हो रहे हैं। यहाँ से फर्स्ट यूनिट से शुरू हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट यूनिट बिकेगी तभी तो रेवेन्यू अर्न होगा, उससे पहले तो सब जीरो था। तो फर्स्ट यूनिट पर हमने देखा मार्जिनल रेवेन्यू, और फिर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स। हम देख रहे हैं जो ये प्राइस लाइन है ये नीचे की ओर गिर रही है, जिसे हम AR कह रहे हैं। एक्चुअली ये डिमांड कर्व भी है, क्योंकि ये प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप को शो कर रहा है। अच्छा जी, और ये एक्स एक्सिस आउटपुट है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। ये इस बात को शो करता है कि जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से घटती है, जिसकी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू घटता है। और एक पॉइंट पर तो ऐसा होगा जहाँ प्राइस जीरो होगा, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू तो इवन निगेटिव भी हो सकता है। और क्योंकि अब टोटल रेवेन्यू की बात करें, टोटल रेवेन्यू मार्जिनल का ही तो सम है, तो इसीलिए जीरो पे तो जीरो है। और फिर क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू का रेट घट रहा है, पर है मार्जिनल रेवेन्यू शुरू में पॉजिटिव ही, तो इस वजह से टोटल रेवेन्यू शुरुआत में बढ़ेगा, पर बढ़ने की रेट उसकी कम होगी। अब जब जिस चीज़ की बढ़ने की रेट कम है तो वो कम 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 होते समय ऐसा हो जाएगा कि एक पॉइंट पर आकर वो बढ़ना रुक जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा होगा? जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, क्योंकि अब कुछ जुड़ा तो है ही नहीं। जहाँ MR जीरो वहाँ TR टॉप पे। उसके बाद जैसे ही MR निगेटिव हुई वैसे ही TR निगेटिव हो गया, गिरना, निगेटिव नहीं सॉरी डाउनवर्ड हो गया, गिरना शुरू हो गया, क्योंकि अब टोटल रेवेन्यू में से चीज़ें और घटनी शुरू होगी। यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस डायग्राम में। तो तीन रिलेशनशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट हुई। जब MR डिक्लाइनिंग है पर पॉजिटिव है तो TR डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। जब MR जीरो है तो TR मैक्सिमम है। जब MR निगेटिव है तो TR डिक्लाइनिंग है। तो ये तीन रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, ये जो रिलेशनशिप्स हैं, इसीलिए इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना ज़रूरी है। अब ये जो डायग्राम है, इन डायग्राम के आधार पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलो मुझे जवाब देना। जैसे ये दो डायग्राम बने हुए आगे और क्वेश्चन आया कि व्हाट इफ MR इज डिक्लाइनिंग, व्हाट इफ MR इज डिक्लाइनिंग, और आपके पास चार ऑप्शन है। TR इज इंक्रीजिंग, TR इज कांस्टेंट, TR इज डिक्लाइनिंग, और चौथा ऑप्शन है कांट से। तो बताओ क्या आंसर दोगे? सर कांट से। बिल्कुल सही जवाब। इसका आप आंसर कांट से दोगे, क्योंकि यस ये तो MR तो शुरू से लेकर आखिरी तक डिक्लाइनिंग ही है। यस यहाँ भी डिक्लाइनिंग, यहाँ भी डिक्लाइनिंग, यहाँ भी डिक्लाइनिंग, तो इसीलिए कांट से। क्यों? क्योंकि पूरे में डिक्लाइनिंग है और पूरे में TR बढ़ा भी, कांस्टेंट भी हुआ, घट भी गया। यस और यदि ये सवाल पूछा जाए कि व्हाट इफ MR इज निगेटिव, और यही ऑप्शन है, सर TR इज डिक्लाइनिंग। बिल्कुल TR इज डिक्लाइनिंग, क्योंकि ये बात डायग्राम को देख के साफ पता चल पा रही है। यस ठीक है ना? अच्छा, फिर इसके बाद जो ये पैराग्राफ में बातें लिखी हैं, ये बातें हमें बिल्कुल अच्छे से तब समझ में आएंगी जब हम मार्केट वाला थर्ड चैप्टर पढ़ चुके होंगे। फिर तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। इसलिए जब हम वो पढ़ेंगे ना परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली वाला पोर्शन, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ डिस्कस होंगी डिटेल में। इसीलिए इसे यहाँ से स्किप करते हैं। ओके। यहाँ पे रिलेशनशिप्स शो कर रखी हैं एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ।
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छे से याद कर लो। MR इक्वल्स टू AR इंटू E माइनस 1 डिवाइडेड बाई E, जहाँ पर E है प्राइस इलास्टिसिटी। इसके दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैं दोनों तरह के क्वेश्चनों में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल